Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. So in the previous video I have explained what is hybridization and the reason of hybridization. So मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और उसका जो माइनर रीज़न है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन के बारे में भी हमने बात की थी। मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन होता है वो हाइब्रिडाइजेशन का माइनर रीज़न होता है, लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका जो मेन रीज़न है वो होता है स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। यानी कि अगर मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो वो किसके लिए होगा? स्टेरिक स्टेबलाइजेशन के लिए होगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टेरिक स्टेबलाइजेशन क्या होता है। तो ये जो वर्ड स्टेरिक है इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर और स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है स्टेबिलिटी, यानी कि स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी। यानी कि कोई भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन से पहले स्टेबल है या नहीं है। बिना हाइब्रिडाइजेशन के अगर उसकी स्ट्रक्चर स्टेबल है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन से पहले उसकी स्ट्रक्चर अनस्टेबल है और वो क्या हो सकती है? स्टेबल हो सकती है आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा। सो स्टेरिक एनालिसिस के बेसिस पर हमारे हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा आइडल हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड है हमारा नॉन आइडल हाइब्रिडाइजेशन एंड तीसरा है हमारा अनहाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो ये कैसे सिर्फ स्टेरिक स्टेबलाइजेशन की वजह से हाइब्रिडाइजेशन क्यों हो रहा है ये हम एक एक करके समझेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन है वो क्या था कि सिर्फ इफ़ेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाए, यानी कि ऐसा ऑर्बिटल बन जाए जिससे क्या हो, इफ़ेक्टिव ओवरलैपिंग हो और बॉन्ड क्या हो, स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इतना बड़ा प्रोसेस है, वो सिर्फ इसलिए तो नहीं होगा कि हमारे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाए या फिर थोड़ी सी ओवरलैपिंग इफेक्टिव हो जाए। ऑफ कोर्स ये इसलिए नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन होता है स्टेरिक स्टेबलाइजेशन के लिए। तो हम स्टेप वाइज समझते हैं कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन की तीन कैटेगरी हमने अभी पढ़ी हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे आइडल हाइब्रिडाइजेशन पर। सो आइडल हाइब्रिडाइजेशन जो है उसका एग्जाम्पल है हमारा मीथेन, जो हम जनरली समझते हैं। जब हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो सबसे पहले जो हम एग्जांपल पढ़ते हैं वो हमारा मीथेन ही होता है। तो मीथेन जो हमारा CH4, इसमें हमारा सेंट्रल एटम क्या होता है? सेंट्रल एटम है इसमें कार्बन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है फ्रेंड्स? 1s2 2s2 एंड 2p2। हम जानते हैं 2s में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड, और 2p में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड। अब हम जानते हैं कि जो ये 2s है, 2s से 2p में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है। और हम ये भी जानते हैं कि VBT के अकॉर्डिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही क्या कर सकते हैं? बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2। तो यहाँ से क्या होगा कि अब हम जानते हैं कि VBT का अकॉर्डिंग जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ से 2s से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा 2p में, ये एक्साइट होगा और 2p में जाएगा। हम जानते हैं एक्साइटेशन भी जब पॉसिबल है कि जो एनर्जी है जिनमें एक्साइटेशन हो रहा है उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं हो। तो 2s से यहाँ 2p में जाएगा और हमारे पास टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक हमारा 2s में और 3 हमारे 2p ऑर्बिटल में। अब और हाइड्रोजन, अब देखते हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोजन जो है हमारा, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा किसमें? 1s1 शेल में। 1s शेल में उसका क्या होगा? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखते हैं हम कार्बन की स्ट्रक्चर के बारे में कि कार्बन, अभी हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात नहीं करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन हम समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट ही क्यों है वो हम समझेंगे। तो अभी हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं लेते कि हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब सिंपली हम क्या कहते हैं कि कार्बन है, कार्बन का 2s ऑर्बिटल है और कार्बन के पास 2p ऑर्बिटल है, और क्या होंगे? ये बॉन्डिंग में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिफोर हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होगा
हम एस की जो शेप होती है वो जानते हैं कि एस की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। पी की शेप कैसी होती है, डम्बेल होती है। तो कंसीडर कीजिए कि हमारे पास कार्बन एटम है और कार्बन के पास चारों ओर एक बॉल की तरह एक 2s ऑर्बिटल हमारा प्रेजेंट है। कंसीडर कर लेते हैं कि 2s ऑर्बिटल हमारा ये है। 2p हम जानते हैं कि जो 2p है ये क्या है, हमारे 3 ऑर्बिटल हैं। एक होगा px, एक होगा py और एक होगा pz। एक बार और इसमें एक चीज हम ये जानते हैं कि जो px, py और pz होते हैं ये एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। यानी कि तीनों ऑर्बिटल किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से जहाँ मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, px है, तो इसी के परपेंडिकुलर, इसी के 90 डिग्री एंगल पर हमारे क्या होगा, py होगा, और फिर इसी के यहाँ पर क्या होगा, एक pz होगा। इस तरीके से ये ऑर्बिटल हमारे px, py, pz होते हैं। ये px मान लीजिए, इसे मान लीजिए py और ये हमने मान लिया pz। ये क्या होंगे, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर होंगे। तो मान लीजिए कि हमने ये 3 ऑर्बिटल, एक तो हमने क्या ले लिया, 2s ऑर्बिटल, क्योंकि इस मान पर इलेक्ट्रॉन है, और एक हमने ले लिया, और हमने 3 लिए हैं 2p ऑर्बिटल, px, py और pz। px, py, pz कितने एंगल पर होंगे, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर होंगे। तो हमने 90 डिग्री एंगल पर 3 p ऑर्बिटल बना दिए। मैंने यहाँ पे दूसरा लोब नहीं लिया है, सिर्फ एक ही लोब लिया है समझाने के लिए, ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके। तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन एटम है, हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम है, यानी कि 4 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन एटम के, वो क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। किस किस से ओवरलैपिंग करेंगे, 4 हाइड्रोजन है तो एक क्या होगा, एक इससे 2s से ओवरलैप करेगा कार्बन के, एक हाइड्रोजन एटम क्या होगा, कार्बन के 2px से ओवरलैप करेगा, एक हाइड्रोजन एटम कार्बन के 2py से ओवरलैप करेगा, और एक हाइड्रोजन एटम कार्बन के 2pz के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। हाइड्रोजन का जो साइज होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो साइज होता है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि कार्बन, ये हमारा कार्बन का साइज हमने कंसिडर किया कितना है, तो हाइड्रोजन भी हमने, हाइड्रोजन और कार्बन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो हाइड्रोजन मान लीजिए कि ये हमारा एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल 1s यहाँ पे आकर अटैच हो गया है, यहाँ पर आकर ओवरलैप किए है, और यहाँ पर आकर दूसरा हाइड्रोजन ओवरलैप किया है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर ओवरलैप किया। एक्चुअली इतना बड़ा नहीं होता है कि कार्बन का साइज, कार्बन और हाइड्रोजन के जो साइज है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कुछ इस तरीके से होता है, आप ये देखिए जैसे कार्बन है और इसी के 90 डिग्री एंगल पर हमने 3 हाइड्रोजन एटम भी जोड़ दिए हैं इस तरीके से। ये क्या है, हमारे px, py, pz ऑर्बिटल है, और एक हमारा 2s ऑर्बिटल कहीं भी क्या हो सकता है, ओवरलैप हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो s ऑर्बिटल होते हैं वो ओमनी डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि उनमें उनमें ओवरलैपिंग किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, उनकी सारी डायरेक्शन क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब हम मान लीजिए कि ये हमने जोड़ दिए, 4 हाइड्रोजन भी हमने यहीं जोड़ दिया, ठीक है। ये क्या है, हमारा कार्बन है और 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है। एक 2s ऑर्बिटल से कहीं भी ओवरलैप कर सकते हैं, कहीं भी, क्योंकि s ऑर्बिटल की s ऑर्बिटल क्या है, हमारे ओमनी डायरेक्शनल है। और यहाँ पर क्या होगा, ये px, py, pz एक दूसरे से कितने एंगल पर है, 90 डिग्री एंगल पर है। तो इसका मतलब क्या है कि px, py, pz एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर है, तो जो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल यहाँ पर आकर ओवरलैप करेगा वो भी एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर होंगे। यानी कि 3 हाइड्रोजन एटम इस तरीके से जुड़ेंगे कि वो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो साइज है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो अब क्या होगा, इन ये काफ़ी पास पास में जुड़े हैं, 90 डिग्री एंगल पर हैं और पास पास जुड़े हैं, तो क्या होता है कि ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है और ये जो इनके इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्शन क्रिएट होता है, और वो रिपल्शन इतना हाई होता है कि ये क्या हो जाता है, पूरा मॉलिक्यूल ही अनस्टेबल हो जाता है। क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का जो साइज़ है वो उतना ज़्यादा, ये नहीं कहूँगी कि मैं सेम है, काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन क्या है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये एक दूसरे से अगर 90 डिग्री एंगल पर दो हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रिपेल करने लगते हैं, इतना ज़्यादा कि पूरा मॉलिक्यूल हमारा अनस्टेबल हो जाए। अगर और हो सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करे, एक दूसरे को रिपेल करे।
क्योंकि मैंने बताया ना कार्बन का साइज़ और हाइड्रोजन का साइज़ क्या होता है, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये रिपल्शन इतना ज़्यादा होगा क्योंकि एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, काफ़ी पास आ जाएंगे। और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज यानी कि सेम चार्ज होने की वजह से रिपेल करता है। और ये रिपल्शन इतना ज़्यादा है कि पूरा मॉलिक्यूल ही अनस्टेबल हो जाएगा और इतना अनस्टेबल होगा कि अनएक्सिस्ट होने की कैटेगरी में आने लग जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि मीथेन क्या होता है, मीथेन तो एक्सिस्ट करता है। तो इसी को जस्टिफाई करने के लिए, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये इतना रिपल्शन होने के बावजूद भी मीथेन एक्सिस्ट कर रहा है, इसी को जस्टिफाई करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया। उन्होंने कहा कि एक्चुअली होता क्या है कि ये 2s जो ऑर्बिटल है हमारा और जो 2p ऑर्बिटल है, इनमें बॉन्डिंग से पहले कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से इनमें कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है कि ये मॉलिक्यूल, ये जो ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यानी कि बॉन्डिंग से पहले ये हाइड्रोजन जो हम बॉन्ड कर यहाँ पर फॉर्म कर रहे थे, उनसे पहले कुछ ऐसा प्रोसेस होगा कि ये एक ऐसा ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, एक्चुअली ऐसा हो जाएंगे कि इनके बीच में रिपल्शन नहीं होगा, ये एक दूसरे से हाइड्रोजन एटम दूर हो जाएंगे। तो वो कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, हाइब्रिडाइजेशन था। उन्होंने कहा कि होता क्या है कि ये जो 2s और 2p हैं, ये एक्चुअली अपनी ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। हम जानते हैं कि जो 2s होता है, s ऑर्बिटल होता है, सॉरी, वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, राइट। और जो हमारा p ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, डम्बेल होता है। वो क्या होता है, डम्बेल होता है। अब आप समझिए कि मैं क्या कह रही हूँ कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा कैसे फॉर्म होगा, ये बात को आप ध्यान से समझिए। एस ऑर्बिटल जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक वेव है। और हम जानते हैं कि वेव क्या होती है, वेव के फेज होते हैं। यानी कि जैसे कि ये है, यहाँ पर हम वेव लिए मैंने, तो ये वेव क्या होगा, ऊपर वाली साइड हम कर लेते हैं प्लस कंसीडर, नीचे वाली माइनस। यानी कि एक दूसरे से ये क्या होती है, अपोजिट फेज की होती है। ये चार्ज नहीं है, आप इसको चार्ज से कंफ्यूज मत होना, ये चार्ज नहीं है। हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो वेव होती है उनका जो एम्पलीट्यूड होता है, ऊपर वाला एम्पलीट्यूड नीचे वाले एम्पलीट्यूड से क्या होता है, अपोजिट होता है। ये बात हमने फिजिक्स में समझी है, वेव जब हम वेव के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन को भी वेव कंसिडर किया है अकॉर्डिंग टू दे ब्रोगली हाइपोथेसिस। और ये बात प्रूव हो चुकी है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है। तो ये जो होता है, जब इस एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की वेव होती है, वो क्या होती है, सब जगह एक सेम फेज में होती है। या तो सब जगह प्लस फेज में होगी या तो सब जगह माइनस फेज में होगी। मैंने यहाँ पे प्लस फेज कंसिडर कर लिया है। और ये जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। और वेव जो होती है, वेव के क्या होते हैं, फेज होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता कि दोनों तरफ सेम फेज हो। इसमें क्या होता है, एक लोब में फेज मान लीजिए अगर प्लस है, तो दूसरे फेज में उसी इलेक्ट्रॉन की वेव का फेज क्या होगा, माइनस होगा। यानी कि एक दूसरे से अपोजिट होगा। यहाँ पर हम माइनस भी रख सकते हैं, यहाँ पर हम प्लस भी रख सकते हैं, यहाँ भी माइनस रख सकते हैं। हमें सिर्फ बताना है कि ये इसमें फेस पूरी जगह सेम होगा और इसमें एक लोब में ये दोनों लोब एक दूसरे से अपोजिट फेज में होंगे। ये कोई चार्ज नहीं है, ये सिर्फ वेव का हमें फेज बताना है। तो होता क्या है कि जब ये 2s 2p से मिक्स होता है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये मिक्सिंग हो रही है, और मिक्सिंग से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा, उससे आखिर ये कैसे एक दूसरे से हाइड्रोजन को दूर किया जाएगा। तो हम समझ रहे हैं आप मिक्सिंग के बारे में, ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स कैसे हो रहे हैं और कैसे ऐसा कुछ हो रहा है कि ये हाइड्रोजन एटम आपस में दूर हो जाए और इनका रिपल्शन कम हो जाए। तो हो क्या रहा है कि हम जानते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में, कि जब दो सेम फेज की जो वेव होती हैं, जब दो सेम फेज की वेव होती हैं आपस में ऐड किया जाता है उन्हें, तो वो क्या हो जाती है, बड़ा उनका एम्पलीट्यूड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक प्लस फेज की वेव है और इसी को मैं प्लस फेज की वेव के साथ मैंने क्या करा, इसे प्लस फेज की वेव के साथ क्या करा, ऐड किया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये हम जानते हैं, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसी तरह जब ये वाली जो इलेक्ट्रॉन की वेव है जो s ऑर्बिटल में है, और ये जो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की वेव है जिसका एक लोब में फेज क्या है, प्लस है, तो ये जब आपस में मिक्स होते हैं तो ये क्या कहते हैं, ये वाला लोब क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है।
और इस प्रोसेस को एक टेक्निकल टर्म होती है इसकी पर्टिकुलर, वो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, वो क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होती है वो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हम पढ़ते हैं जब हम वेव के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो हम जानते हैं कि टेक्निकल टर्म यूज़ की जाती है जब दो सेम की फेज को आपस में मिक्स किया जाता है या ऐड किया जाता है, तो वो वेव क्या हो जाती है, उसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पर वेव कंसिडर किया गया है। तो जब ये फेज दोनों, ये इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर फेज इलेक्ट्रॉन की वेव का प्लस है, तो हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की वेव का फेज इस वाले लोब में प्लस माना है, दूसरे वाले लोब में पी ऑर्बिटल के लोब में माइनस माना है। तो ये जब दोनों फेज इनके सेम है, ये आपस में ऐड होंगे या मिक्स होंगे, तो ये क्या होगा, ये लोब बड़ा हो जाएगा, ये वाला लोब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड बड़ा हो रहा था, यहाँ पर भी लोब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी इस वाले पोर्शन में। अब यहाँ पर ये क्या है, प्लस है, और यहाँ क्या है, ये माइनस है, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट फेज है। वेव जो हम पढ़ते हैं वेव के बारे में, उसमें एक और हमारा प्रोसेस होता है कि जब दो अपोजिट फेज की वेव आपस में मिक्स होती हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो उन वेव का एम्पलीट्यूड, वो एक दूसरे को वेव क्या होती है, कैंसल आउट करती है, जिसकी वजह से उनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसमें जो 2s ऑर्बिटल है, इसमें फेज क्या है, प्लस है। यहाँ पर p ऑर्बिटल के इस लोब में क्या है, फेज इलेक्ट्रॉन की वेव का फेज क्या है, माइनस है। तो जब ये एक दूसरे के साथ क्या होंगी, मिक्स होंगी, तो क्या होगा, ये एक दूसरे की जो ये फेज है, इसे कैंसल आउट कर देंगी, और क्या हो जाएगा, ये लोब छोटी हो जाएगी, काफ़ी छोटी हो जाएगी। इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, एक लोब तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और एक लोब एक दूसरे को फेस को कैंसल आउट करने की वजह से छोटा हो जाएगा। इस प्रोसेस के लिए भी एक टेक्निकल टर्म होती है, जिसे बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसे बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये क्या होगा, ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। ये मैंने बताया है कि एक s और एक p की वजह से जो फॉर्म हुआ है, इसे बोल देंगे sp ऑर्बिटल। और इसी तरीके से बिल्कुल सेम मैकेनिज्म के साथ एक s और 3 p ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, 3 p ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी, और उनसे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे वो भी बिल्कुल सेम मैकेनिज्म के साथ फॉर्म होंगे। उनमें बस क्या होगा कि ये जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल का कैरेक्टर उसमें ज़्यादा होगा। जिसे हम जानते हैं कि p ऑर्बिटल कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, तो वो थोड़े से लंबे हो जाएंगे, बस उनमें ये है डिफरेंस होगा कि उनका जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो लोब है, वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, क्योंकि उनमें p कैरेक्टर ज़्यादा है। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम होगा। तो मान लीजिए कि ये sp3 ऑर्बिटल है, तो ये क्या है, हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये क्या है, हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हम ये भी जानते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन में जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उतने ही नंबर के हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास फॉर्म होते हैं। यहाँ पर एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में क्या हुए हैं, मिक्स हुए हैं, तो यानी कि 4 ही हमारे पास क्या होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, जिनका नाम भी क्या होगा, sp3 होगा। तो इससे क्या हो रहा है कि ये हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो इस बात को समझिए कि मान लीजिए कि ये कार्बन है, यहाँ पर हमारा एक p ऑर्बिटल होगा। p ऑर्बिटल कैसे होता है, p ऑर्बिटल ऐसे लंबे होते हैं, थिन होते हैं, लंबे होते हैं, और क्या होते हैं, थिन होते हैं, ये हम बात जानते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर s कैरेक्टर जब मिक्स हुआ p के साथ, तो ये वाला लोब क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि एस कैसा होता है, एस क्या होता है, ब्रॉड शेप स्ट्रक्चर है, यानी कि बड़ा फूला हुआ होता है। और जब इसमें पी के साथ ये मिक्स होता है, तो पी को भी अपना कैरेक्टर शेयर कर रहा है, यानी कि पी को अपना जो वो स्फेरिकल वाला प्रॉपर्टी है, वो भी क्या कर रहा है, पी के साथ मिक्स कर रहा है। मिक्सिंग में क्या होता है कि अपनी एक दूसरे से वो प्रॉपर्टी जो ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं, वो एक दूसरे को अपनी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, मिक्स करवाते हैं, यानी कि उनमें मिक्स होती है, एक दूसरे की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब s p के साथ यहाँ पे मिक्स होगा, तो यहाँ पे ऐसा ऑर्बिटल फॉर्म होगा जिसमें क्या होगा, p के साथ मिक्स हुआ है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो ऑर्बिटल s कैरेक्टर मौजूद होने की वजह से बड़ा होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये जैसे कि ये कार्बन मैंने आपको बताया था, या p ऑर्बिटल है, मान लीजिए p ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन की अभी बात मैं समझाऊंगी। यहाँ पे समझिए कि जैसे ये 3 p ऑर्बिटल है,
और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो ये क्या होंगे, इनके बीच में रिपल्शन होगा। और अगर मैं इन्हें ऐसे ऑर्बिटल फॉर्म हो जाए जिससे ये क्या हो जाए, फूल जाए किसी तरीके से, जैसे कि sp3 हमने ऑर्बिटल फॉर्म कर लिया, तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से ये 3 हमारे पास ऑर्बिटल, एक्चुअली 4 ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, फॉर्म हुए हैं। और ये इनकी जगह हम ये वाले ऑर्बिटल रखें और इनके साथ हाइड्रोजन की मिक्सिंग हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन एक दूसरे से क्या होंगे, साइमल्टेनियसली दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल जिनके साथ मिक्स हो रही थी, कार्बन के ऑर्बिटल के साथ जो ओवरलैपिंग हो रही थी, वो क्या हो गए, अब एक दूसरे से दूर हो गए, बड़े हो गए हैं ये। तो ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा था ये क्या थे, पी ऑर्बिटल थे, प्योर पी ऑर्बिटल थे जो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर रहे थे, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल था। लेकिन ये क्या हो गया है, ये जो ऑर्बिटल हम अब कार्बन का ले रहे हैं, ये sp3 है, ये क्या है, हमारा sp3 है। तो ये क्या होंगे, ये फूल गए हैं, ये क्या हो गए, फूल गए हैं, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जब ये बड़े हो गए हैं तो ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और ओवरलैपिंग भी क्या होगी, फिर ये जो हाइड्रोजन होंगे ये भी क्या होंगे, साथ ही साथ एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग तो लोब के साथ ही होगी ना। तो ये भी क्या हो गए, एक दूसरे से हाइड्रोजन दूर हो गए, और ये जब हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर हो गए हैं तो रिपल्शन भी नहीं होगा, और रिपल्शन नहीं होगा तो मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसी तरीके का हमारे पास 4 ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। एक सेकंड, इसी तरीके से हमारे पास कार्बन के 4 ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। जैसे कि ये कार्बन है, तो कार्बन के पास क्या हो जाएंगे, ये sp3 मिक्सिंग से 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। वो क्या हो जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप मैंने बता दी कि एक लोब छोटा होता है और एक लोब क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं इस तरीके से। एक्चुअली शेप में ज़्यादा सही नहीं बना पा रही, लेकिन ये बिल्कुल मैंने आपको सही मैकेनिज्म समझाया है। ये इसी तरीके से क्या होंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, बड़े होने की वजह से। ये लोग बड़े हो चुके हैं, इस वजह से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर होंगे। और ये जब दूर हो जाएंगे तो ये क्या होंगे, हाइड्रोजन जो इनके साथ अटैच होंगे, ओवरलैप करेंगे, वो भी साइमल्टेनियसली एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। दूर होंगे तो रिपल्शन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपल्शन भी नहीं होगा। रिपल्शन नहीं होगा तो मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और ये मिक्सिंग के बाद क्या हो जाएंगे, इनका जो बॉन्ड एंगल हो जाता है वो क्या हो जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये क्या होता है, आइडल हाइब्रिडाइजेशन होता है, किसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। ये तो हम समझते हैं, हमें पता है कि जहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है वहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या बन जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट बन जाता है। तो होता किस वजह से, कि जब ये ऑर्बिटल फूल जाते हैं, एस कैरेक्टर होने की वजह से बड़े हो जाते हैं, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। यहाँ पे ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो जब इनके साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे वो भी एक दूसरे से साइमल्टेनियसली दूर हो जाएंगे, ओवरलैप करेंगे, सॉरी, तो वो भी एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। और फिर इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन भी नहीं होगा। रिपल्शन नहीं होगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुआ, हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुआ है, कि हाइब्रिडाइजेशन इसलिए हुआ है ताकि इसकी स्ट्रक्चर को स्टेबल किया जा सके। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो ये मॉलिक्यूल, ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर जुड़ते। 90 डिग्री एंगल पर अगर ये एक दूसरे से अटैच होते, तो एक दूसरे से प्रेजेंट होते, तो क्या होता है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता, इतना ज़्यादा कि मॉलिक्यूल अनएक्सिस्ट हो जाता। लेकिन हम जानते हैं कि मीथेन एक्सिस्ट करता है। तो क्या इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने इस बात को बताया कि एक्चुअली होता क्या है, कि बॉन्डिंग से पहले इस तरीके से एक प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से ये जो ऑर्बिटल होते हैं कार्बन के, ये क्या हो जाते हैं, मिक्सिंग की वजह से हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कर लेते हैं, और वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और फिर जब उनके साथ हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो भी एक दूसरे से साइमल्टेनियसली दूर हो जाएंगे। बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, तो ये एक दूसरे से दूर होंगे। और ये हाइड्रोजन भी अब इतने काफ़ी डिस्टेंस होगा दो हाइड्रोजन के बीच में, कि वो स्टेबल रह सके। तो ये होता है हमारा मेन रीज़न हाइब्रिडाइजेशन का। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन भी एक रीज़न है वो, मगर क्या है, माइनर रीज़न है।
और एक बात और यह है कि हम इसे आइडल हाइब्रिडाइजेशन क्यों कह रहे हैं। आइडल हाइब्रिडाइजेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो 2s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं एक दूसरे, एक्चुअली s जो 2s ऑर्बिटल है उसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और 2p ऑर्बिटल में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। 2s को भी बॉन्डिंग में 2s को भी क्या चाहिए, p का कैरेक्टर चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन शो कर सके, यानी कि p का कैरेक्टर लेके डायरेक्शनल वाला ऑर्बिटल ऐसा ऑर्बिटल फॉर्म कर ले कि अच्छे से ओवरलैप कर पाए। 2s भी चाहेगा, 2s क्या चाहेगा, p वाला कैरेक्टर लेना, क्योंकि 2s भी क्या कर रहा है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो भी चाहेगा कि p का कैरेक्टर मिल जाए और ऐसा ऑर्बिटल फॉर्म कर ले जिससे इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाए, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट और इफेक्टिव ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट। p को s की रिक्वायरमेंट क्यों है, s की रिक्वायरमेंट एनर्जी लो वाले कैरेक्टर के लिए, एनर्जी लो वाली प्रॉपर्टी के लिए भी है जो एस की होती है, और उससे भी ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंटली उसे रिक्वायरमेंट है कि अगर वो बिना एस कैरेक्टर के, अगर बिना एस कैरेक्टर के वो उसने बॉन्डिंग कर ली हाइड्रोजन एटम के साथ तो बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो जाएगा, और अगर एस कैरेक्टर उसे मिल जाए तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एस का शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, स्फेरिकल वाला अगर उसे प्रॉपर्टी एस की मिल जाए तो क्या हो जाएगा, उससे बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, ऑर्बिटल कैसे हो जाएंगे, ब्रॉड हो जाएंगे और एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन भी जब उनसे जुड़ेंगे ओवरलैप करेंगे वो भी साइमल्टेनियसली दूर हो जाएंगे। तो पी को जो रिक्वायरमेंट है, पी को तो रिक्वायरमेंट है किसके लिए, एनर्जी लो वाले कैरेक्टर के लिए भी एस के, और मोर इम्पोर्टेंटली किसके लिए कि वो क्या कर सके, बॉन्ड एंगल को इंक्रीज कर सके। तो ये जो होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन वो होता है माइनर रीजन। अगर कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन के लिए की ही रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल अनस्टेबल है हाइब्रिडाइजेशन से पहले, तो उसकी स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, तो हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेटली वहाँ पर होगा ताकि उसकी स्ट्रक्चर को स्टेबल किया जा सके, जैसे मैंने आपको मीथेन के केस में सारी बातें समझाई थी। सो वीडियो हमारी लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं बस आइडल हाइब्रिडाइजेशन इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, नॉन आइडल हाइब्रिडाइजेशन और अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगली आने वाली वीडियो में समझाऊंगी। सो अगर आपको ये बातें समझ में आई हो, so please like this video and subscribe our channel, and thanks for watching this video. Have a nice day.